हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका फ्रॉम बायोएज। सो आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फ्रॉम द वेरी हाईली स्कोरिंग यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी नीट एग्जाम में। सो बेटा हम आज शुरू करेंगे उसका पहला लेक्चर, पहला टॉपिक ब्लड, एवरीथिंग अबाउट द ब्लड। बेटा ब्लड दो कंपोनेंट्स का बना होता है। One is your plasma, another is your formed elements. बचपन से तुम पढ़ते होगे कि ब्लड के साथ बेटा ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैम ने ब्लड सेल्स नहीं लिखा, मैम ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखा है, क्योंकि बेटा प्लेटलेट्स आर नॉट एक्चुअली सेल्स, दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। तो इसीलिए हम सारे तीनों कंपोनेंट्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, ब्लड सेल्स नहीं बोलते। अब बेटा जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड का 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 45% अगर हम टोटल कॉम्पोजिशन में बात करें। सो इन विच द प्लाज्मा कंटेन्स 92% वाटर। प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या होता है? 92% वाटर। इसी के साथ साथ बेटा प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, येलोइश टोन में होता है थोड़ा सा, एंड इट इज विस्कस। ओके, इट इज कंटेनिंग वाटर, बट इसकी जो स्टेट ऑफ मैटर होती है बेटा वो बिल्कुल फ्लूइड जैसी नहीं होती, इसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली हाई होती है। इसी के साथ साथ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, इसके पास होते हैं 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। कौन कौन से? फिब्रिनोजन, इसके अलावा एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तुम अगर अपनी पीवाईक्यूज उठाकर देखोगे तो पीवाईक्यूज में बेटा ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो फिब्रिनोजन का फंक्शन होता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग। ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है बेटा, क्लॉटिंग प्रोटीन है जो चाहिए होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्लॉट बनाता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, हमारे अंदर आयनिक बैलेंस बना के रखता है। ग्लोबुलिन टर्म आई है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज बनाता है। सो देयर फंक्शन इज इन डिफेंस, ये हमें जितनी भी आउटर इन्फेक्शन है बेटा उनसे बचाता है। इसी के साथ साथ बेटा प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स होंगे, जैसे कि Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इसी के साथ साथ बेटा जी ग्लूकोज होगा, इसी के साथ साथ अमीनो एसिड्स होंगे, लिपिड्स होंगे। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ आवर ब्लड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इफ वी रिमूव all the clotting factors from the plasma, then it is known as serum. इसे क्या बोलते हैं बेटा? सीरम। प्लाज्मा माइनस ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसकी बेटा 3 टाइप्स होती हैं। आरबीसी, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इसके बाद है बेटा जी डब्ल्यूबीसी, which are also known as ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद है प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस। इनमें से बेटा ये 2 का है ब्लड सेल्स और वो है सेलुलर फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने फर्स्ट वाले के साथ बेटा, विच इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। बेटा जो रेड ब्लड सेल होता है वो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं। इतने सारे, यस इतने सारे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। और आरबीसी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, दैट दे कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए red colored pigment found inside RBCs. That is why their name is red blood cells. And the function of hemoglobin is to carry oxygen, transport of oxygen within our body, the main function. So RBC बेटा ये बनता कहाँ है? बोन मैरो के अंदर, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो तुम्हें पता है बेटा, हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर 2 तरह का बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे तरह के
जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, वो बनते हैं। बेटा अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। व्हाई? सो दैट अंदर जितनी भी जगह है, स्पेस है, वो सारी की जगह पर हीमोग्लोबिन आ पाए ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाए। सो दे आर डिवॉइड ऑफ devoid of RBC, devoid of nucleus. They are devoid of nucleus, biconcave in shape. एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मेन फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बेटा जितने भी डिस्ट्रॉय डेड हो जाते हैं आरबीसी, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। सो दैट इज वाई स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट आरबीसी। इसके साथ बेटा हमारा आरबीसी खत्म होता है। याद रखना 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रेड कलर का एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। जितने भी डेड आरबीसी होंगे वो डिस्ट्रॉय कहाँ होंगे? स्प्लीन के पास जाकर। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। बेटा आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ब्लड सेल आ जाता है बेटा हमारे पास WBC, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जितनी भी इंफेक्शंस होती हैं उनसे बचाता है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। बट अगर हम इनका नंबर आरबीसी के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत कम होता है। दे आर ओनली 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। बट बेटा ये आरबीसी से बिल्कुल डिफरेंट है। दे हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट। दे आर ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड एंड वी हैव फर्दर टाइप्स ऑफ WBCs. One is granulocytes. Granulocytes. Another is agranulocytes. ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं बेटा जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। मतलब अगर हम ऐसे लेट से देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के पास ये ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, दैट इज व्हाई दे आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। ये नाम हमने दिए हैं बेटा जिस तरह की डाई से हम इन्हें स्टेन कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई, बेसोफिल्स बेसिक डाई, इयोसिनोफिल्स एसिडिक डाई से स्टेन होगा। और जो बेटा हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, दे आर आल्सो फर्दर 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बेटा सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। दे आर हाईएस्ट इन अमाउंट, 60 to 65% ऑफ टोटल सेल्स उनमें से ज्यादा होंगे न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद है बेटा दे आर फैगोसिटिक, मतलब ये किसी भी आउटर फॉरेन एंटीजन को एनगल्फ करके खा जाएंगे। सो दे आर फैगोसिटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स आर only 0.5 to 1% एंड इनका मेन काम है बेटा ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेक्रेटिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन एंड सेक्रेटिन बेटा ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंपैक्ट करते हैं, जैसे डायमीटर बढ़ा दिया, कम कर दिया। हेपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। Eosinophils are
3%, and they are mainly active during allergic reactions. Very important बेटा कि तुम इन सभी के functions को learn करो. Next है हमारे पास lymphocytes. Lymphocytes are 20 to 25%, and they are further of two types, B lymphocytes and T lymphocytes. बेटा जो B lymphocyte है ये बनता बोन मैरो में है एंड मैच्योर भी बोन मैरो में होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में, मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स. इनका मेन काम होता है बेटा हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पांस देना. लाइक बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी. सो ये हमें ओवरऑल इम्यूनिटी मेनली प्रोवाइड करते हैं. अगर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर ना बने तो हमें स्किड सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है. मोनोसाइट्स के केस में क्या है बेटा, दे आर ओनली 6 to 8% and they are also phagocytic just like neutrophils. Now एक चीज और याद रखना बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है बेटा, मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस इज वन, दे ओनली हैव वन सिंगल न्यूक्लियस, नो लोब, सिंगल एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा इनका भी सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है. और अगर हम वहीं पर बात करें न्यूट्रोफिल्स, इनका न्यूक्लियस होता है बेटा मल्टी लोब्ड मतलब ऐसे बहुत सारी लोब्स होगी. बेसोफिल्स का मेनली 2 लोब्ड, एसिनोफिल्स का भी 2 लोब्ड. क्लियर बेटा? So this is all about WBCs. After WBC, the third type of blood cell is platelets. बेटा platelets are cell fragments. क्या होते हैं ये? Cell fragments. जो कैसे बनते हैं बेटा, एक ना बड़ा सारा सेल होता है, वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, फिर प्लेटलेट्स बन जाते हैं. प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कैसे? जैसे ही बेटा जहां पर हमें क्लॉटिंग करवानी है वहां के प्लेटलेट्स जो है वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं विच इज थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन. वो एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा सो दैट फाइनली फिब्रिनोजन एक्टिवेट होकर फिब्रिन बना दे विच इज इनसॉल्युबल एंड कैन फॉर्म अ क्लॉट. ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं बिकॉज प्लेटलेट इज हेल्पिंग अस इन एंड प्लेटलेट इज गिविंग अस थ्रोम्बोप्लास्टिन. अगर प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं आएगा तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई प्लेटलेट्स प्ले अ वेरी वंडरफुल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. डेंगू जैसे फीवर में बेटा प्लेटलेट्स को जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए उनके अननेसेसरी कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है बिकॉज देयर ब्लड इज नॉट एबल टू क्लॉट. क्लियर? Now after this we have the next topic from blood which is blood groups. बेटा तुम्हें पता है हमारे पास hundreds of types of blood grouping है, बट हम अपने 11th के लेवल पर 2 types of blood grouping पढ़ते हैं, that is ABO type and RH type. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ABO blood grouping. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिंपल बेटा ये बात बोलता है कि हमारे पास 2 तरह का एंटीजन है. कौन कौन सा? एंटीजन ए एंड बी. सो सिंपल सी बात है, अगर बेटा आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए. बी एंटीजन है, अगर आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा बी. अगर बेटा दोनों हैं, ए भी है एंड बी भी है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी. और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा 0, ओ ब्लड ग्रुप. तुम ओ को रिमाइंड करो एज अ 0. 0 मीन्स नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ.
ओके अब बेटा तुम्हें पता है कि ब्लड ग्रुपिंग एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर इवन विदाउट द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन हमारे प्लाज्मा के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं। यूजुअली क्या होता है, एंटीजन आता है, उस एंटीजन को क्लियर करने के लिए हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। बट ब्लड्स के केस में, ब्लड ग्रुपिंग के केस में क्या होता है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर अभी कोई एंटीजन आया नहीं है, बट हमने अभी ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई पड़ी है। क्योंकि अगर बेटा कोई किसी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा। अब बेटा वो एंटीबॉडी ए तो नहीं रख पाएगा, ए रखेगा फिर तो वो खुद के आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर देगा, अटैक कर देगा, तो इसके पास एंटीबॉडी होगी बी के लिए। अब बी के लिए क्यों है, बी वाला अगर इसे ब्लड दे देगा तो ये उसे मार देंगे। बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज ए होंगी। ए बी ब्लड ग्रुप के पास बेटा एंटीजन दोनों होंगे, बट ये एंटीबॉडी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनके खुद के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। एंटी ए होगा तो भी मर जाएंगे आरबीसी, एंटी बी होगा तो भी मर जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ के पास बेटा कोई एंटीजन नहीं होता, बट दे हैव बोथ द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी। सो बेटा इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट ओ, बट ओ खुद सभी को दे सकता है क्योंकि बेटा एंटीबॉडी पहचानती है एंटीजन। अगर एंटीजन ही ओ के पास नहीं है तो उसको कोई पहचान ही नहीं सकता। अगर कोई पहचान नहीं सकता तो वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी फिट हो जाएंगे। अगर हम बात करें बेटा डोनर ग्रुप की, ए को ब्लड दे सकता है ए और ओ, बी को दे सकता है बी एंड ओ, ए बी को दे सकता है बेटा ए बी ओ प्लस ए एंड बी। क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी को किल नहीं कर सकते, तो ये ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है और ओ सिर्फ ओ से। इसीलिए बेटा हम ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकते हैं। ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। क्लियर? So this table is very important. It is also given in your NCERT. Next we have RH grouping. RH grouping क्या कहती है बेटा कि मैं एक और तरह का एंटीजन हूं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द AB एंटीजन, कि अगर मैं प्रेजेंट हूं तो अब मैं सबको बनाऊंगा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव, मैं सबको बनाऊंगा पॉजिटिव। दिस सेम फैक्टर वाज आल्सो प्रेजेंट इन rhesus monkeys, सो वहीं से हमने वर्ड उठाया RH, rhesus monkeys, RH। तो अब अगर बेटा किसी के आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो होगा पॉजिटिव। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है बेटा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अगर बेटा आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। पॉसिबिलिटी बनेगी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। You know, 80% of the population is positive and 20% of the population is negative. So 20% में ये रेयर में ही आता है। ओके अब बेटा ये तो है अबाउट द RH एंटीजन। अब ना एक तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग मिसमैच ऑफ RH एंटीजन की एग्जांपल दी हुई है विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या है बेटा जी, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस। इन दिस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक स्पेसिफिक केस है, सिर्फ उसी में ये दिक्कत आती है। अगर बेटा एक फीमेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, नेगेटिव कैन बी एनी, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, और एक फादर या फिर हस्बैंड उसके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, after mating they got a child, first pregnancy, and this child is having blood group positive। क्या है बेटा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, हेल्दी बेबी डिलीवर होगा। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी
at the time of delivery मैटरनल ब्लड एक्सपोज हो जाता है फीटल ब्लड से, मैटरनल ब्लड इज एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव विच इज द फीटल ब्लड। अब बेटा मदर वॉज RH नेगेटिव, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव, मदर के इम्यून सिस्टम के लिए इट इज लाइक ए फॉरेन एंटीजन, तो मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम RH वाले को सारे आरबीसी को हटा देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। प्रॉब्लम है मदर का जो ब्लड है उसके अंदर इसकी बन जाएगी मेमोरी, मतलब मदर की बॉडी के अंदर बन जाएगी इसकी मेमोरी, मेमोरी एंटीबॉडीज को मदर स्टोर करेगी। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर वो मेमोरी एंटीबॉडीज विच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बिकॉज IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सेकेंड जो बेबी है उसको जाके अटैक करेगी। That's the problem. That's the case where erythroblastosis fetalis is the active process. So बेटा यहाँ पर क्या हुआ, at the मतलब maternal blood is exposed to RH positive blood. As a result of that, mother prepares antibody against RH. मदर बनाएगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH। अब बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया, इरेडिकेट कर दिया। अब ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी अब वही मदर हो गई बेटा फिर से प्रेग्नेंट, जो RH एंटीबॉडी है फ्रॉम मदर ये चली गई फीटस के अंदर, फीटस के अंदर जाने के बाद बेटा फीटस का आरबीसी जो है वो अटैक होगा, फीटस को हो जाएगा अनीमिया एंड जॉन्डिस और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और RH मिसमैच। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम फिर तो धरती पर जितने भी RH नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला कपल है वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। नो, अगर अवेयरनेस है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी हम मदर को anti-RH एंटीबॉडीज, anti-RH एंटीबॉडी आफ्टर डिलीवरी अगर हम मदर को ये दे देते हैं तो मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव ही नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा तो मेमोरी नहीं बनेगी, मेमोरी नहीं बनेगी तो सेकंड बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस है ठीक है, गो एंड गेट योरसेल्फ व्हाटएवर यू नीड। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जस्ट आफ्टर द डिलीवरी anti-RH एंटीबॉडीज ले लो, पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी, नेचुरल इम्यूनिटी नहीं एक्टिवेट होगी, then nothing is formed, nothing can cross placenta, so second pregnancy is also very much viable. Okay, so this is the one very important case, wonderful nahi kahenge, important case for the NEET exam, erythroblastosis fetalis. This is the same thing which happens during the blood group mismatch transfusion. मतलब कि अगर किसी बंदे के अंदर RH नेगेटिव ब्लड था और उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड हमने इंजेक्ट कर दिया तो तब भी RH मिसमैच की वजह से बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और वो RH पॉजिटिव को अटैक करेगा। बट ये याद रखना कि RH मिसमैच में पहली ही बारी में ट्रांसफ्यूजन करने से डेथ नहीं हो जाती, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, डेथ नहीं होगी। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बेटा एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का एक मतलब एक ऐसा मेथड होता है जिसमें वन आफ्टर अनदर प्रोटीन एक्टिवेट होते जाते हैं और ब्लड फिर फाइनली जाकर क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट करना क्यों है, जहां पर कोई इंजरी हुई वहां पर ब्लड अननेसेसरी फ्लो करता रहेगा, उस फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए हमने किया हुआ है प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग। कैसे होता है अभी देखते हैं। बेटा ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा, एक तो हमारे पास है प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक है इंजर्ड टिश्यू, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बेटा एक फैक्टर विच इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो तुम्हारी एनसीईआरटी थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलती है,
थ्रोम्बोकाइनेज, ये कुछ नहीं है बेटा, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। This thrombokinase is required for the activation of prothrombin. Inactive form में प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्रोथ्रोम्बिन को अगर मुझे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, फॉर दैट आई नीड दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आइंस। बन गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनने के बाद दिस थ्रोम्बिन कैन activate soluble fibrinogen which is present in the plasma to insoluble fibrin, insoluble, तो ये बाहर आ जाएगा soluble fibrin। अब बेटा फिब्रिन प्लस डेड सेल्स एंड ऑल सब मिलकर यहां बना देंगे क्लॉट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या क्या होता है बेटा, सबसे पहले प्लेटलेट्स एंड इंजर टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया विच इज ऑल्सो थ्रोम्बोकाइनेज। ये बेटा क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे, ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम प्लेज अ वेरी गुड रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, जो सॉल्युबल फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे, जो डेड सेल्स के साथ मिलकर बना देगा क्लॉट, और हमारा ब्लड जो है वो ब्लीड आउट होना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड ब्लड क्लॉटिंग। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। लिम्फ होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ब्लड ही एक फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, इसी के साथ साथ एक और फ्लूइड फ्लो करता है जिसे बोलते हैं लिम्फ। बड़े बच्चों को समझ में नहीं आता कि लिम्फ क्या आ गया, कहां से आ गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगी लिम्फ क्या है और कहां से आ गया। सी बेटा, ये हमारे पास लगा लो यहां पर टिश्यूज हैं। टिश्यूज के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स। ये है हमारी कैपिलरी। अब बेटा हमें चीजों को टिश्यू के हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड लेकर आ रहा है। अब ब्लड बेटा मेल मैन की तरह, बट वैसे फेंक थोड़ी मारेगा न्यूज़पेपर जैसे एक चक्को समान न्यूट्रिएंट्स आ गए, नो। यहां से कुछ गुड चीजों के साथ प्लाज्मा बाहर निकलता है। ये प्लाज्मा बाहर निकलने के बाद टिश्यू के अराउंड फ्लो करेगा। जब बेटा ये टिश्यू के अराउंड फ्लो करेगा तब ये बन जाता है टिश्यू फ्लूइड। एक्सचेंज होगा, जितने भी अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड ऑल, सब चली जाएंगी सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर पड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, वो सब लेकर ये बाहर आ जाएगा। राइट सो यहां पर थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू, कि ब्लड जो है बेटा वो कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में चला गया। वाटर प्लस, मतलब प्लाज्मा ना बोल के हमने उसे बोल दिया वाटर, प्लस स्मॉल soluble substances move into intercellular space। ये सारी चीजें चली जाएंगी इंटरसेल्यूलर स्पेस में, मतलब ये टिश्यू के अंदर जो स्पेस है जहां पर हम इसे बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या बोल देंगे हम, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड बनने के बाद, आने के बाद एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड ऑल, सब चीजों का एक्सचेंज होगा। और उसी के बाद बेटा जितना भी एक्सेस अब टिश्यू फ्लूइड है वो एंटर कर जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। क्लियर, मतलब कि यहां पर पूरा एक्सचेंज होने के बाद अब ये टिश्यू फ्लूइड यहां से बाहर आएगा। देखो होता क्या है बेटा, जितना तो थोड़ा बहुत अंदर जा सकता है बैक इनटू द ब्लड वो चला जाता है कैपिलरी के अंदर, बाकी यहां से अलग फ्लो करना शुरू कर देता है लिम्फेटिक वेन्स के अंदर, जहां फिर हम इसे बोलते हैं फिर लिम्फ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम अगर हम ऐसे हमेशा थोड़ा सा वाटर प्लस सॉल्युबल प्रोटीन्स निकाल कर टिश्यू में डाल दिया और फिर वापस पूरा नहीं गया, थोड़ा कम गया है, लिम्फेटिक के अंदर फ्लो करना शुरू कर दिया है, इस तरीके से तो हमारा ब्लड थोड़ा 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 करके कम होता जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट बेटा कम होता नहीं है,
क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है बेटा एट लास्ट आकर ये लिम्फ को रिटर्न कर देगा बैक टू द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज व्हाई हमारा ब्लड कभी भी कम नहीं होता। ओके और बेटा ये जो लिम्फ बना, ये जो लिम्फ बना, इसकी खास बात है बेटा कि इसके पास WBC होते हैं, इट इज कलरलेस, प्लस ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को जाकर बैक चला जाएगा। और जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है उसके पास अंडरनीथ सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। सो फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स नोन एज लैक्टियल्स। सो ये हमारे पास है अबाउट लिम्फ। सो वी हैव two types of circulatory fluids which are required for the exchange of all the materials, blood and lymph। blood के बारे में हमने देखा प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना होता है। प्लाज्मा जो है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 45%। प्लाज्मा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है 3 प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक रेगुलेशन, globulin is required for defense, plasma minus all the clotting factor is formed serum। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी बेटा रेड ब्लड सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में काम आता है, गैसेस में काम आता है। आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है विच इज हीमोग्लोबिन, विच इज एक्चुअली कैरीज गैसेस। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। डब्ल्यूबीसी बेटा न्यूक्लिएटेड होते हैं, आरबीसी के पास नहीं होता। डब्ल्यूबीसी आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। फर्दर 2 टाइप्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के पास कोई ग्रेन्यूल नहीं होते, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट टाइप्स होती हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोथ आर फैगोसिटिक। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 लाख टू 3 लाख प्रेजेंट होते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। इनका मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सेल्स नहीं होते, दीज आर एक्चुअली एक बड़े सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा ब्लड ग्रुपिंग, एबी और आरएच। ए एंटीजन होगा ए ब्लड ग्रुप, बी होगा बी, और दोनों होंगे तो एबी ब्लड ग्रुप होगा, दोनों ही नहीं होंगे तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो आरएच पॉजिटिव बन जाएंगे, नहीं होगा तो नेगेटिव। एक हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है जिसके अंदर मिसमैच की एक कंडीशन है जिसमें मदर नेगेटिव होगी, बच्चा फीटस पॉजिटिव होगा। डिलीवरी के टाइम पर ब्लड एक्सपोज होगा मदर का, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, मेमोरी बनेगी जो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर प्लेसेंटा क्रॉस करके सेकंड बेबी को एनीमिया और जॉन्डिस करेगी। उसके बाद है बेटा ब्लड क्लॉटिंग। इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर सकता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर जिसकी वजह से बन जाएगा क्लॉट। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। आफ्टर दैट वी हैव लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बेटा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैपिलरीज के थ्रू लेकर आया, कैपिलरीज से वाटर प्लस कुछ सॉल्युबल चीजें बाहर निकलेंगी, टिश्यू के अंदर एंटर करेंगी, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। टिश्यू फ्लूइड के अंदर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद जब वो टिश्यू से बाहर आ रहा होगा सम पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड जो है सेपरेटली फ्लो करना शुरू कर देता है विच इज नोन एज लिम्फ। लिम्फ जो है बेटा एट लास्ट जाकर जो ये सेपरेटली फ्लो किया था उसे रिटर्न कर देगा बैक इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इनके पास डब्ल्यूबीसी होता है, कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी होता है इसीलिए ये भी डिफेंस में हेल्प करते हैं। सो इसी के साथ हमारा पूरा ब्लड एंड लिम्फ खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी पाथवेज। हम इसमें देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है और ह्यूमन सर्कुलेशन कैसे होता है। सो तब तक इस वीडियो को रिवाइज करना, मेरे ये वीडियो सुन के पूरा अच्छे से नोट्स लेना और एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से रीड करना। नीट 2027 में हम इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि नीट 2027 क्रैक करना है और मेरी वीडियोस उसमें बिल्कुल हल्का सा भी तुम्हें हेल्प कर रही हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बायो एज बाय प्रियंका।